हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम करेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसके तहत हम करेंगे जो लास्ट क्लासेज में हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं, जैसे कि संविधान सभा हो गई, प्रस्तावना हो गई, डीपीएसपी, मूल अधिकार, उन सभी के क्वेश्चंस हमने लास्ट दो क्लासेज में भी किए हैं और बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस है हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। और इसके बाद हमारे जो ये क्वेश्चंस की ये जो क्लासेज है, जैसे कि इन 3-4 टॉपिकों की, वो समाप्त हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक्स को लेंगे। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट टॉपिक है, निम्नलिखित को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें फर्स्ट है संविधान सभा की पहली बैठक, माउंटबेटन योजना, उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत होना और प्रारूप समिति का गठन। तो जो अब हम इसको सीक्वेंस में लगाना है हमें कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, इन चारों ऑप्शंस को सीक्वेंस में लगाना है। तो अब हम देखेंगे, हम इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें जो सचिदानंद सिन्हा थे, सचिदानंद सिन्हा सचिदानंद सिन्हा सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष। जो सचिदानंद सिन्हा थे, ये हमारी संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे और ये परंपरा हमने फ्रांस से एडॉप्ट की है, क्योंकि जो संविधान सभा में इसके माध्यम से, जैसे वर्तमान में भी ये जो प्रक्रिया है वर्तमान में भी जारी है। अब हम जैसे प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुनते हैं और प्रोटेम स्पीकर के माध्यम से हमारा जो स्थायी अध्यक्ष होता है उसका चुनाव करते हैं। तो इसी टाइप से फर्स्ट में हमने इसके माध्यम से सचिदानंद सिन्हा को हमारा अस्थायी अध्यक्ष चुना और इसके माध्यम से हमने जो हमारी नेक्स्ट बैठक हुई, जैसे 10 दिसंबर को जो दूसरी बैठक हुई थी, उसमें तो कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लिया गया। लेकिन जो इसकी तीसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, उसमें हमारे जो स्थायी अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको चुना गया। तो इस टाइप से हमने हमारी जो ये पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, इसको देखा। हमने जो पीछे लास्ट क्लासेज में जो संविधान सभा पढ़ाई है, उसमें इन सभी चीजों को अच्छे से कवर किया है। तो आप पहले इस क्लास को देखने से पहले संविधान सभा वाली क्लास को जरूर देखिएगा, उससे आपका ये काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे और इस चैप्टर को इसको जो ये क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज है, इसको समझने में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे फिर सेकंड है माउंटबेटन योजना। जो माउंटबेटन योजना थी ना, ये हुई थी 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना हुई थी। और जो माउंटबेटन प्लान था, इसके माध्यम से जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था। हमारे जो भारत देश है उसका जो विभाजन हुआ है भारत पाकिस्तान का, माउंटबेटन योजना के तहत ही हुआ है। और उस टाइम की जो भी राजनीतिक समस्याएं थी वो भी इसी के माध्यम से सॉल्व की गई थी। तो ये बैठक हुई है 3 जून 1947 को। इसके बाद जो उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत होना, जो उद्देश्य प्रस्ताव है, ये संविधान सभा की जो तीसरी महत्वपूर्ण बैठक थी 13 दिसंबर 1946 को। इस दिन जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने पेश किया था। तो जो तीसरी महत्वपूर्ण बैठक हुई थी ना 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को जो हमारी तीसरी महत्वपूर्ण बैठक थी, इसमें हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और इसे 22 जनवरी 1947 को हमारी संविधान सभा ने पारित कर दिया था। इसके बाद जैसे प्रारूप समिति, तो प्रारूप समिति के बारे में हमने डिटेल से देखा था संविधान सभा वाले टॉपिक में। जो प्रारूप समिति है, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था और इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य थे। कितने? 1 + 6, तो 7 मेंबर्स हो गए इसमें। और जो भीमराव अंबेडकर जी थे, इसके अध्यक्ष थे। और हमारी संविधान का जो प्रारूप तैयार किया था, वो प्रारूप समिति ने ही तैयार किया गया था।
तो ये समितियों की समिति, महासमिति, हमारी प्रारूप समिति, इसके अन्य नाम भी है जैसे ड्राफ्ट कमेटी, तो इसके इसे इंग्लिश में बोलते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे पांडुलेखन समिति भी इसी का नाम है, पांडुलेखन समिति। अब हम देखेंगे जो हमारे ये हमें इनको सही कालक्रम में जमाना है कि पहले कौन सी घटनाक्रम हुआ, फिर उसके बाद कौन सा घटनाक्रम हुआ। तो अब हम देखते हैं इनको सीक्वेंस से। फर्स्ट बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसके बाद जैसे ये तो अब हमारा फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, ये दोनों तो हट जाएंगे, इन दोनों में से ही होगा हमारा आंसर, क्योंकि फर्स्ट इनमें ही पहले आया है। इसके बाद जैसे सेकंड 1946 में दूसरा घटनाक्रम हुआ है उद्देश्य प्रस्ताव, 13 दिसंबर 1946 को, तो थर्ड नंबर का आ जाएगा पहले। तो इसी से हमें हमारे आंसर का पता चल गया, क्योंकि 1/3 ओनली बी में ही है। इसके बाद जैसे सेकंड नंबर पे माउंटबेटन योजना और फोर्थ पे प्रारूप समिति, क्योंकि 3 जून 1947 को ये घटनाक्रम हुआ है। और जो प्रारूप समिति ये 29 अगस्त 1947 को गठित हुई है। तो 1, 3, 2 और 4 संविधान सभा की पहली बैठक, उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत होना, माउंटबेटन योजना और प्रारूप समिति। इस टाइप से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन। भारतीय संविधान की उद्देशिका के बारे में कौन सा कथन सही है, हमें बताना है। जो हमारी प्रियम्बल है इसके बारे में हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें है उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था और संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, जो अंततः उद्देशिका बना। तो इसमें हमारे जो कि हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में बात की थी कि 13 दिसंबर 1946 को जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था संविधान सभा के समक्ष। तो वो 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हमारा पेश किया था, तो उसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने पास किया था। तो इसमें इसी के बारे में बताया गया है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था और संविधान सभा द्वारा पारित किया गया और अंततः ये उद्देशिका बना। तो हमारी जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना, अंततः जो हमारी प्रस्तावना है वो उद्देशिका का ही सुधरा हुआ रूप है। मीन्स इसमें जो हमारी उद्देशिका थी इसी में कुछ चीजों को ऐड किया गया, कुछ को हटाया गया और इसके रिजल्ट के रूप में जो हमारी प्रस्तावना है वो सामने आई और जो प्रस्तावना है उसे ही उद्देशिका कहा जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब हमारे सेकंड ऑप्शन है जैसे उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो ये भी करेक्ट है। जो हमारी जो प्रस्तावना है उसका जो विचार है वो हमने लिया है यूएसए के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। लेकिन हमसे कोई क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भाई इसकी भाषा कहाँ से ली गई है, जो हमारी प्रियम्बल है इसकी लैंग्वेज कहाँ से ली गई है, तो हमारा आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो इसकी उद्देशिका की भाषा कहाँ से ली गई है, भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया। आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना में जैसे वो शब्द है ना, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। जो हम भारत के लोग है ना, ये भी यूएसए से ही लिया गया है। कहाँ से, यूएसए से। तो इस तरह से हमने देखा जो हमारी उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो ये हमारे सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब थर्ड है उद्देशिका भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों को समाहित करती है, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया, क्योंकि जो हमारी प्रियम्बल है वो मूल अधिकारों को समाहित नहीं करती, ये समाहित करती है जैसे 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हो, या फिर जैसे 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की। इसके अतिरिक्त जैसे प्रतिष्ठा और अवसर की समता, संप्रभुता, भारत की जो सोवरेनिटी की बात करती है, एकता, अखंडता की बात करती है, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करने की बात करती है, लेकिन ये हमारे मूल अधिकारों को समाहित नहीं करती। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है ये इनकरेक्ट हो जाएगा, और क्योंकि हमारी जो प्रस्तावना है वो मूल अधिकारों को समाहित नहीं करती,
बाकी बहुत सारी चीजों को समाहित करती है। और अब हम देखेंगे इसका आंसर कौन सा कथन सही है। तो इसमें हमारा फर्स्ट और सेकंड सही है, फर्स्ट और सेकंड, इसका आंसर होगा बी, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन तो थर्ड जो ऑप्शन है वो तो इनकरेक्ट है। दोस्तों आप सभी जो मैंने प्रस्तावना वाला टॉपिक पढ़ाया है लास्ट जो क्लासेज में, आप उसे जरूर देखिए। उससे देखने से आपको आगे प्रस्तावना के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनको सॉल्व करने में और संविधान को समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो प्रतिषेध की रिट केवल विधायी या कार्यपालिका संबंधी कृत्यों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। उच्च न्यायालय या न्यायिक हैसियत में काम करते हुए किसी मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं की जा सकता। और एक उच्च न्यायालय दूसरे उच्च न्यायालय को रिट नहीं जारी कर सकता। तो ये जो क्वेश्चन है ये हम मूल अधिकारों में जो सुप्रीम कोर्ट है अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। वो 5 रिट कौन कौन सी है जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी की थी, वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। ये 5 प्रकार की रिट हैं। इनमें से ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से जैसे हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनमें से 1-2 क्वेश्चंस देखने को मिल ही जाते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे हमारा जो आरएस मेंस होता है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी 2 नंबर में काफी ज्यादा पूछा जाता है इसे, या फिर सबको डिटेल में पूछा जाता है तो 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से अब हम इसे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। हमने इसकी जो डिटेल्स है ना लास्ट क्लास में देख ली, उसमें से आप इसे डिटेल से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सीधा सॉल्व करेंगे। प्रतिषेध की जो रिट है ये केवल विधायिका या कार्यपालिका संबंधी कृत्यों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। जो हमारी प्रतिषेध रिट है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोहिबिशन, और इसका मीन्स होता है रोकना। प्रोहिबिशन का मीन्स क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। तो प्रतिषेध जो रिट है ना, ये जो उच्चतर न्यायालय होता है ना निम्नतर न्यायालय के विरुद्ध जारी करता है। कौन सा, जो सीनियर कोर्ट होता है ना वो जूनियर कोर्ट के विरुद्ध जारी करता है। यदि जो निम्नतर न्यायालय है ना वो अपना अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है तो उच्चतर न्यायालय ये रिट जारी करता है। तो ये केवल और केवल जुडिशियरी के खिलाफ जारी की जाती है। केवल और केवल न्यायपालिका के विरुद्ध प्रतिषेध की जो रिट है वो जारी की जाती है। तो फर्स्ट हो गया, प्रतिषेध की रिट केवल विधायी या कार्यपालिका संबंधी कृत्यों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। तो ये हमारा हो गया इनकरेक्ट ऑप्शन, क्योंकि अभी हमने जैसा कि डिस्कस किया था जो हमारी प्रोहिबिशन जो रिट है केवल न्यायपालिका के विरुद्ध जारी की जा सकती है। अब सेकंड ऑप्शन है, उच्च न्यायालय या न्यायिक हैसियत में काम करते हुए किसी मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं की जा सकती। तो उच्च न्यायालय या न्यायिक हैसियत में काम करते हुए किसी मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं की जा सकती। तो ये हो गया एकदम करेक्ट हमारा। थर्ड ऑप्शन है, एक उच्च न्यायालय दूसरे उच्च न्यायालय को रिट जारी नहीं कर सकता। तो ये भी हो गया करेक्ट। अब इसका आंसर देखते हैं कौन से कथन सही है। तो इसमें फर्स्ट तो हमारा रॉन्ग हो गया, सेकंड और थर्ड ऑप्शंस करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ। ये हो गया हमारे डीपीएसपी का क्वेश्चन, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में कौन से कथन सत्य है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारा निदेशक तत्व संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है और ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान में उल्लेखित निदेशक तत्वों तथा गांधीवादी सिद्धांतों से भी प्रेरित है। तो ये हमारा हो गया करेक्ट। जो हमारे डीपीएसपी है, जो हम नीति निर्देशक तत्व हैं, ये संविधान के भाग 3 में ये संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। कौन से भाग में, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। और ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं, जैसे कि इसमें दिखा रखा है कि ये हमने आयरलैंड के संविधान से एडॉप्ट किए हैं। और ये इनकी जो प्रकृति है ना वो गैर न्यायोचित प्रकृति है, अर्थात न्यायालय है वो इन्हें लागू नहीं करवा सकता। जैसे कि हमारे जो मूल अधिकार है वो प्रवर्तनीय है, एनफोर्सेबल है। यदि
हमारे मूल अधिकारों का कोई भी उल्लंघन करता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो उनका संरक्षण करे, क्योंकि वो एक मूल अधिकारों के संरक्षक की भूमिका में है। लेकिन जो हमारे डीपीएसपीज है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, इन्हें जो हमारा कोर्ट है वो लागू नहीं करवा सकता। तो इस टाइप से ये इनकी जो प्रकृति है वो गैर न्यायोचित और गैर प्रवर्तनीय है। कैसी है? गैर प्रवर्तनीय है, गैर न्यायोचित। कैसे है ये? गैर न्यायोचित, गैर न्यायोचित और गैर प्रवर्तनीय, अर्थात न्यायालय इनको लागू नहीं करवा सकता। अब हम नेक्स्ट ऑप्शंस को देखते हैं। ये हमारा करेक्ट हो गया। ये भाग 3 द्वारा प्रदत्त राजनीतिक अधिकारों की तुलना में आर्थिक और सामाजिक अधिकार देते हैं। हमारे जो संविधान के भाग 3 में जो हमारे मूल अधिकार हैं वो क्या करते हैं? वो हमें राजनीतिक अधिकार देते हैं, मुख्यतः क्या करते हैं? राजनीतिक अधिकार देते हैं। लेकिन हमारे जो नीति निर्देशक तत्व है हमें आर्थिक और सामाजिक अधिकार देते हैं। मतलब इनका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, और जो मूल अधिकार उनकी राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो हमारे जो मूल अधिकार है, हमारे जो डीपीएसपी ये क्या कर रहे हैं? आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की बात करते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, सेकंड। अब है निदेशक तत्वों में परिवर्तन के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है, जिसे संसद के दोनों सदनों द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जाना होता है। अभी तक भी हमने जैसे कि नीति निर्देशक तत्व टॉपिक पढ़ा था, उसमें भी देखा था, उसमें हमने ये क्लियरली देखा था कि उनमें जो यदि संसद चाहे तो संविधान संशोधन करके उनको लागू करवा सकती है। और बहुत सारे नीति निर्देशक तत्व हमारी संसद ने लागू भी किए हैं, जैसे अनुच्छेद 40 का जैसे ग्राम पंचायतों का गठन हो गया, या फिर अनुच्छेद 43B के तहत जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की स्थापना हो गई। तो इसी टाइप से, लेकिन जो इनमें संविधान संशोधन किया जाता है ना, वो दोनों सदनों द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जाना होता है। वो सामान्य बहुमत नहीं, यहाँ पे विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। किसकी? विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, विशेष बहुमत। तो इस टाइप से हमारा थर्ड जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट हो गया, और फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। अब हम हमारे फोर्थ ऑप्शन को देखेंगे। 1971 में 25वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 से जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि यदि निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्रभावी बनाने वाले कानून बनते हैं तब वे इस आधार पर अमान्य नहीं होंगे, किससे? मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो ये भी हमारा करेक्ट है। इस टाइप से अब हम देखेंगे 1, सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ हमारा करेक्ट है, 1, 2 और फोर्थ किसमें है? बी ऑप्शन में। तो इसमें आंसर आएगा हमारा बी। नेक्स्ट अब हम हमारा है फिफ्थ क्वेश्चन। भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक कर्तव्यों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक वक्तव्य सही है? तो ये क्वेश्चन है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज से। फंडामेंटल ड्यूटीज को भी हमने लास्ट क्लासेज में पढ़ा है, उसकी क्लास को आप लीजिए, बहुत अच्छी क्लास है, और इससे हमारे जो पॉलिटी के काफी सारे कॉन्सेप्ट को समझने में मदद मिलेगी। भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक कर्तव्यों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक वक्तव्य सही है? तो मौलिक कर्तव्य रिट अधिकारी द्वारा प्रवृत्त किए जा सकते हैं। तो ये हमारा रॉन्ग है, क्योंकि जो मौलिक कर्तव्य है ये रिट द्वारा इनको लागू नहीं करवाया जा सकता। जो मौलिक अधिकार है ना, ओनली उन्हें ही हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उनके लिए ही रिट जारी कर सकता है और उन्हें लागू भी करवा सकता है। लेकिन जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है ये भी गैर न्यायोचित प्रकृति है। हमारे चाहे प्रस्तावना हो या मूल अधिकार हो या मूल कर्तव्य, सॉरी मूल अधिकार नहीं, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, डीपीएसपी, ये तीनों ही, इन तीनों की प्रकृति ही गैर न्यायोचित है। अर्थात इन तीनों को ही सुप्रीम कोर्ट लागू नहीं करवा सकता, लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उन्हें लागू करवा सकता है, वो गैर न्यायोचित नहीं है, उनकी प्रकृति है प्रवर्तनीय, एनफोर्सेबल। तो ये भी क्या है? गैर न्यायोचित प्रकृति, इनकी भी गैर न्यायोचित प्रकृति, गैर न्यायोचित प्रकृति, गैर न्यायोचित प्रकृति है। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान की स्वीकृति के समय से ही उसके अंग रहे हैं, तो ये भी इनकरेक्ट है।
क्योंकि इनको हमने जोड़ा है 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत, 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत संविधान के भाग 4 क में और अनुच्छेद 51 ए में। तो इस टाइप से जो हमने हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं ये फर्स्ट से ही हमारे मूल संविधान में शामिल नहीं थे, इनको हमने बाद में शामिल किया है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत हमने मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा है, संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में, और हमने इसे रूस के संविधान से प्रेरित होकर अपनाया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अब हम थर्ड ऑप्शन है, मूल कर्तव्यों को संविधान का अंग सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के अनुरूप बनाया गया है। तो ये हमारा करेक्ट है, क्योंकि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की जो सिफारिश है उनके आधार पर ही हमने मूल कर्तव्यों को संविधान में रखा है। अब नेक्स्ट है, मूल कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों के लिए हैं। ये भी करेक्ट है। हमने लास्ट क्लास में देखा था जो मूल कर्तव्य ये ओनली ऑन केवल इंडियंस के लिए ही, भारतीय नागरिकों के लिए ही है, विदेशियों के लिए नहीं है। क्योंकि भाई जो ड्यूटीज होती हैं, कर्तव्य होते हैं, वो तो अपने घर के सदस्यों के लिए ही तो होती हैं, बाहर वालों के लिए थोड़ी होती हैं। तो इस टाइप से इसका थर्ड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है और फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है। तो इसमें सही उत्तर देना है हमने थर्ड और फोर्थ, इसमें आएगा आंसर डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति टॉपिक हमने कवर भी नहीं किया है अभी, और उसके क्वेश्चंस को हम बाद में देखेंगे। अभी तक हमने प्रस्तावना, संविधान सभा, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, अभी तक हम इन्हीं के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 और 7 भी प्रधानमंत्री से रिलेटेड, ये हमने अभी तक कवर नहीं किया है, तो इनको हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। अब है मौलिक अधिकार का क्वेश्चन है 8। मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों से किस प्रकार भिन्न है? तो मौलिक अधिकार को नीति और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर पूछा है। इसमें मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य केवल सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, और मौलिक अधिकार समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार तो क्या करते हैं? मौलिक अधिकार तो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, और जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात करते हैं। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, तो हमारा फर्स्ट तो हो गया करेक्ट। अब जो हमारे मौलिक अधिकार है ना, ये तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के या फिर व्यक्तिगत अधिकारों की बात करते हैं कि भाई व्यक्ति जितना ज्यादा जागरूक होगा उतने ही अधिक वो अपने अधिकारों के प्रति सजग हो गए और उनको प्राप्त करेगा और उनके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और लेकिन जो जैसे ही हमारे डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व, ये समुदाय के कल्याण की बात करते हैं। ये व्यक्तिगत किसी एक पर्सनली किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करते, ये हमारे संपूर्ण समुदाय को साथ लेके चलते हैं। तो ये मौलिक अधिकार समुदाय कल्याण को बढ़ावा देते हैं, तो ये रॉन्ग हो गया। ये व्यक्ति की बात करते हैं, और जबकि नीति निर्देशक तत्व है ये व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, तो ये रॉन्ग हो गया। ये समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं। तो इस टाइप से हमारा सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है और फर्स्ट करेक्ट है, तो केवल एक आ जाएगा इसमें आंसर। अब थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। निम्नलिखित में से भारतीय संघ में शामिल होने की प्रक्रिया को क्रमशः बताइए। तो हमने जो भारत का एकीकरण जो टॉपिक पढ़ा था, इसमें से है ये क्वेश्चन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके तहत हमने देखा था जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर की बात की गई है। इसके तहत हमने देखा था जो हमारे स्वतंत्र, जब हमें हमारे देश को जब विभाजित किया गया था 1947 में, तो उस टाइम जो टोटल मतलब 565 रियासतें थी। कितनी थी? तो कुल 565 रियासतें थी। कुल कितनी रियासतें थी? 565 रियासतें थी। और इनमें से इंडिया के पास कितनी रह गई थी डिवाइडेशन के बाद? 552 रियासतें तो भारत के पास रह गई थी, और जो 13 रियासतें थी ये चली गई थी पाकिस्तान के पास। 13 चली गई थी। जो पाकिस्तान है ना,
इसके पास चली गई थी। तो इनमें से जो 549 रियासतें हैं ना, 549 रियासतें इनका तो इजीली हमने विलय कर लिया था। इन जो 549 रियासतें हैं इनका तो इजीली हमने भारत में विलय कर लिया था। लेकिन जो हमारी बची हुई 3 रियासतें हैं इनको विलय करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई थी। टोटल जब देश का विभाजन हुआ था उससे पहले 565 रियासतें थी, तो और उनमें से जब विभाजन हो गया तो इंडिया के पास रह गई 552 रियासतें और 13 रियासतें चली गई पाकिस्तान के पास। अब उनमें से जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वीपी मेनन थे और भी कई पर्सनैलिटीज थी, इन्होंने इनके सानिध्य में जो 549 रियासतें इनका तो बिल्कुल इजीली आराम से इन्होंने बातचीत के माध्यम से विलय कर लिया था। लेकिन जो 3 रियासतें थी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, इन तीनों का विलय करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। तो देखते हैं इनका, जैसे कि हमने भारत के एकीकरण वाले चैप्टर में देखा था कि इनका विभाजन कब कब किया और कैसे कैसे हुआ। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जो जूनागढ़ रियासत थी ना, इसके तो जो राजा थे महावत खान, नवाब थे इसके महावत खान। और हैदराबाद जो रियासत थी इसका सबसे लास्ट में विलय किया गया था। यहाँ निजाम आसफ अली खान थे, निजाम आसफ अली खान जो यहाँ के थे, वो यहाँ के निजाम थे आसफ अली खान। और जो जम्मू कश्मीर के में तो जो महाराजा हरी सिंह है वही थे, महाराजा हरी सिंह। अब जो सबसे पहले इन तीनों में जो जम्मू कश्मीर रियासत है ना, उसका विलय हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को। जम्मू कश्मीर रियासत का सबसे पहले विलय हुआ था, फिर उसके बाद जूनागढ़ रियासत का हुआ था और सबसे लास्ट में हुआ था हैदराबाद रियासत का। अब हम देखेंगे जो हमारी जो जम्मू कश्मीर जो रियासत थी, इसमें तो जो पाकिस्तान ने 26 अक्टूबर की आधी रात को ये महाराजा जो हरी सिंह थे ये भाग के आए थे, मतलब जो सरदार पटेल है और उनके पास, और उनसे बोला कि भाई हमारे जो जम्मू कश्मीर है इसकी प्लीज इसको मतलब इसकी रक्षा करो। तो जो हमारे सरदार पटेल है और इन्होंने कहा कि आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दो, उसके बाद आपकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। तो इन्होंने 26 अक्टूबर की आधी रात को जो विलय पत्र है उस पर हस्ताक्षर किया। इस टाइप से जो जम्मू कश्मीर का विलय हुआ भारत में वो हुआ विलय पत्र के माध्यम से। किसके माध्यम से? विलय पत्र के माध्यम से। जम्मू कश्मीर 3rd नंबर पे है ना, तो 3rd नंबर पे विलय पत्र इन दोनों में लिखा हुआ आ रहा है। और जो हैदराबाद जो जूनागढ़ रियासत थी इसका विलय भारत में किया गया था जनमत संग्रह के माध्यम से। जूनागढ़ रियासत भी पाकिस्तान में मिलना चाहते थे यहाँ के जो ये थे नवाब महावत खान, तो जनमत संग्रह करवाए गए यहाँ पे, तो इसका विलय हुआ है जनमत संग्रह के माध्यम से। और जो हैदराबाद रियासत है इसके जो ये निजाम थे आसफ अली खान, ये पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, लेकिन ये भारत की भौगोलिक स्थितियों के अनुसार ये पाकिस्तान में नहीं मिला सकते थे इसे, क्योंकि ये भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता पे बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाता। तो इसलिए भारत ने वहां पे पुलिस कार्यवाही की और उसको नाम दिया ऑपरेशन पोलो। तो पुलिस कार्यवाही के जरिए जो हैदराबाद रियासत है उसका भारत में विलय किया गया। तो जनमत संग्रह पुलिस कार्यवाही से हैदराबाद का और जम्मू कश्मीर का विलय पत्र से। तो इस टाइप से इसमें आंसर हो गया सी। हमने देखा इन तीनों का विलय के टाइप देखे 9th क्वेश्चन में। अब 10th क्वेश्चन हमारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? स्वतंत्रता और समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख करना है। तो जब हम देखें, हमने ये प्रस्तावना वाले टॉपिक में अच्छे से कवर किया है, तो इसमें हमने बताइए 3 प्रकार के तो न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और 2 प्रकार की क्षमता बताई गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की। और इसकी बात की गई है इसमें 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख करना है। तो तीन प्रकार का न्याय हो गया, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, समानता 2 प्रकार की, और जो ये भ्रातृत्व है ये हो गया। तो इस टाइप से इसका आंसर हो गया ए। इसमें हमारी प्रस्तावना के बारे में है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। ये हमारी संविधान सभा से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसकी रचना कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर आधारित थी। इसके सदस्यों का चुनाव सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। इसके सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। यह एक बहुदलीय निकाय था। तो आप सभी भी इन क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए और कमेंट्स में इनके उत्तर दीजिए। तो इसकी रचना कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर की गई थी, तो ये एकदम करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो कैबिनेट मिशन थी, जो हमारी संविधान सभा थी, इसकी जो चुनाव है कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किए गए थे जुलाई अगस्त 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर इसके चुनाव हुए थे हमारी संविधान सभा के। और 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया था। 10 लाख की पॉपुलेशन पर, 10 लाख की जनसंख्या पर क्या किया गया था, एक प्रतिनिधि चुना गया था। एक प्रतिनिधि चुना गया था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सेकंड, इसके सदस्यों का चुनाव सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि जो वर्तमान में हमें जो हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से हमारे MP MLA को चुनते हैं, तो हमें जो वर्तमान में जो वोटिंग राइट का जो अधिकार दे रखा है उसमें किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है। 18 वर्ष से ऊपर का प्रत्येक नागरिक जाके वोट डाल के आता है। तो इस टाइप से ये सीमित मताधिकार नहीं है, ये पूर्णतः मताधिकार है। लेकिन इसमें हमें क्या दिया था, सीमित मताधिकार मीन्स हमारे ऊपर कुछ आधारों पर कुछ सीमाएं लगाई गई थी, कुछ बाउंडेशंस लगाई गई थी। तो वो किन किन आधारों पर लगाई गई थी, जैसे शिक्षा के आधार पर, शिक्षा, कर देने के आधार पर, टैक्स आदि आधारों पर, हमारे ऊपर संपत्ति के आधार पर, इस टाइप से कुछ आधारों पर हमारे ऊपर जो ये बाउंडेशंस लगाई गई थी। तो सेकंड ऑप्शन हमारा इसके सदस्यों का चुनाव सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड है, इसके सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। तो जो हमारी संविधान सभा थी, इसका जो चुनाव है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किया गया था। किसके आधार पर किया गया था दोस्तों, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के तहत किया गया था। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के तहत, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के तहत किया गया था इसका। तो ये हो गया हमारा इनकरेक्ट थर्ड ऑप्शन। ये होता है जैसे वर्तमान में जो चुनाव की 2 ही पद्धतियां हैं, एक तो जो कि इंडिया में यूज की जाती है, एक तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और दूसरी है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। MP MLA के चुनाव में तो हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव वोट डालते हैं, क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष रूप से हम स्वयं जाते हैं और वोट डाल के आ जाते हैं। और जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति है, इसमें जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, जैसे कि MP MLA जिनको हम चुनते हैं, वो वोट करके आते हैं। तो इसमें हम डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट रूप से हमारे द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो जाके चुन के आते हैं। तो इस टाइप से ये हो गई आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो गए, उन सभी के चुनावों में हम इस पद्धति का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारे जो MP MLA है उनके चुनाव में, या सरपंच हो गए, उनके चुनाव में हम इस पद्धति का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन इस टाइप से इनकरेक्ट हो गया। अब यह एक बहुदलीय निकाय था, इसमें और भी बहुत सारे दल थे। जब हम संविधान सभा पढ़ रहे थे तो हमने देखा था, जो उसके जब रिजल्ट्स आए थे तो हमने देखा था जो 7 पार्टियां थी, उन 7 अन्य जो पार्टियां थी कांग्रेस के अलावा, उनको, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अलावा जो 7 अन्य पार्टी थी, उनको एक एक सीट मिली थी, उनको सभी को एक एक सीट प्राप्त हुई थी। तो उस टाइम पे कुछ पार्टियां थी जैसे यूनियनिस्ट पार्टी, पंजाब कृषक
दल, यूनियनिस्ट पार्टी, पंजाब कृषक दल। इस टाइम पे उस टाइम पे भी कई सारी पार्टियां थी। तो ये एक मल्टी पार्टी बॉडी थी। हमारी जो संविधान सभा है ये एक बहुदलीय निकाय था। अब हम देखेंगे कि क्या क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, संविधान सभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो इसमें थर्ड जो हमारा ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है, बाकी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये तीनों करेक्ट है। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, इसमें हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब भारत में राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। तो इसमें राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित क्वेश्चन है ये, जो कि हमने ये क्लास कवर भी कर ली। धर आयोग फर्स्ट ऑप्शन है, धर आयोग ने 16 राज्य और 3 यूटीज राज्य क्षेत्रों के निर्माण की संस्तुति की थी। फिर दूसरा है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 तथा 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत 1 नवंबर 1956 को सरकार ने 14 राज्य और 6 यूटीज का गठन किया। तीसरा ऑप्शन है फजल अली आयोग के बारे में। फजल अली आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषाई कारक को पूर्णतः नकारते हुए प्रशासनिक सुविधा को आधार बनाने की सिफारिश की। तो हमने जैसे ये तीनों ऑप्शंस देखे, जैसे इससे रिलेटेड 3 समितियां बनी थी राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित। इसमें मेन आधार था भाषा का आधार, कि क्या समिति जो हमारे राज्य हैं उनका पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए या नहीं। तो इससे रिलेटेड 3 समितियां बनी थी। फर्स्ट में तो जो धर आयोग है ये बना था। इसके बाद जेवीपी समिति बनी थी, धर आयोग की सिफारिशों की इसकी सिफारिशों की मतलब समीक्षा करने के लिए जेवीपी समिति बनाई गई थी। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इन तीनों की किससे मिलकर बनी थी ये जेवीपी समिति। और तीसरा है फजल अली आयोग, 1953 में इसका गठन किया था और 1955 में इसकी रिपोर्ट आई थी। जो धर आयोग था और इसने तो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए बिल्कुल मना कर दिया था कि भाई भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, लेकिन इसने 4 आधार बताए थे। उसमें मुख्यतः प्रशासनिक सुविधा और भौगोलिक समीपता, कि भाई इन आधारों पर राज्यों का गठन होना चाहिए। किस किस के आधार पर? प्रशासनिक सुविधा, प्रशासनिक सुविधा, भौगोलिक समीपता, प्रशासनिक सुविधा, भौगोलिक समीपता, भौगोलिक समीपता। और भी इसने 2 आधार बताए थे, जैसे वित्तीय आत्मनिर्भरता, विकास, ये 4 आधार बताए थे। लेकिन इसमें से मुख्य 2 आधार की भाई प्रशासनिक सुविधा और भौगोलिक समीपता को देखा जाना चाहिए राज्यों के पुनर्गठन में, इसने कहा था धर आयोग ने। और भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए क्लियर मना कर दिया था। तो इस टाइप से ये ऑप्शन में क्या है, धर आयोग ने 16 राज्य और 3 यूटीज के निर्माण की संस्तुति की। तो ये तो एकदम इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि धर आयोग ने तो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए बिल्कुल क्लियरली मना कर दिया था। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा रॉन्ग। अब सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 तथा 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत 1 नवंबर 1956 को सरकार ने 14 राज्य और 6 यूटीज का गठन किया। तो ये हो गया हमारा करेक्ट, क्योंकि जो फजल अली आयोग था, फजल अली आयोग ने 16 राज्य और 3 यूटीज की सिफारिश की थी। इसने कहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन तो कर दो, लेकिन इसमें ओनली भाषा ही पूर्णतः आधार नहीं होनी चाहिए। और भी बहुत सारी विशेषताएं बताई थी कि ये शब्द भी इसमें इंक्लूड होनी चाहिए भाषा के साथ साथ। और उसने एक भाषा और एक राज्य के सिद्धांत को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया था। जो हमारे ये फजल अली आयोग था ना, इसने एक भाषा और एक राज्य के सिद्धांत को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया था कि भाई ऐसा नहीं है कि एक राज्य में एक ही भाषा के लोग रहेंगे। इससे तो भारत के जो भारत में अलगाववाद या फिर और भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो इस टाइप से फजल अली आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषाई कारक को पूर्णतः नकारते हुए प्रशासनिक सुविधा को आधार बनाने की संस्तुति दी। तो ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसने
भाषाई कारक को तो आधार बनाया था, और जो इसमें ये बात कही है ना, ये धारा आयोग की बात है, फजल अली आयोग के अंतर्गत जो इन्होंने क्वेश्चन में कहा है, तो इनकरेक्ट है। इसने तो भाषा को आधार बनाया था, लेकिन एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार किया था, और इसने कहा था भाई 16 राज्य और 3 यूटी होने चाहिए। कितने? 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन किए जाने की बात की थी। तो थर्ड ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। इसमें ऑप्शन करेक्ट है हमारा सेकंड। तो इसमें सही बताना है हमको ओनली 2। इसमें हम आंसर आ जाएगा हमारा सी। क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे ज्यादा फायदा यही है कि इससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं, और इनकी व्याख्या देखने से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस इनसे जो रिलेटेड है वो भी हमारे सॉल्व हो जाते हैं। तो एक क्वेश्चन की व्याख्या वगैरह सब देख के हमारे कम से कम 3-4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, तो काफी ज्यादा इससे हमें हेल्प मिलती है नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में। अब है 13, भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो ये हमारा नीति निर्देशक तत्व से क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं और कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। निर्बंधन जो हमारे नीति निर्देशक तत्व है ये गैर न्यायोचित प्रकृति है इनकी, अर्थात इन्हें हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो लागू नहीं करवा सकता। और ना तो ये विधायिका के कृत्यों पर कोई कंट्रोल करते हैं, कोई भी सीमा लगाते हैं, ना ही ये कार्यपालिका के कृत्यों पर किसी भी तरह की सीमा लगाते हैं, बल्कि ये तो जो हमारे नीति निर्देशक तत्व है ये हमारी जो विधायिका है, संसद है, उसको एक दिशा देते हैं, उसके प्रति उसके एक कर्तव्य टाइप है कि भाई आपको आगे फ्यूचर में इस दिशा में कार्य करना है, दिशा निर्देश है उसके लिए हमारे नीति निर्देशक तत्व। तो ये विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, ये भी इनकरेक्ट हो गया। अब इसमें कौन सा सही है? तो ना तो 1 ना तो 2, डी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागरिकों के मूल कर्तव्य संबंधी वर्मा समिति 1999 में कुछ मूल कर्तव्यों की पहचान की। इसमें सेकंड है सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कर अदायगी को मूल कर्तव्य होने की संस्तुति दी। जो हमारी वर्मा समिति थी ये 1999 में गठित की गई थी। वर्मा समिति गठन कब हुआ था? 1999 में। ये इस वर्मा समिति को गठित किया गया था कि भाई मूल अधिकार है, जो हमारे मूल कर्तव्य है, इनको किस टाइप से क्रियान्वयन किया जा रहा है ये देखने के लिए, और जो हमारे स्कूल हैं या फिर जो भी शैक्षणिक संस्थान है उनमें ज्यादा से ज्यादा मूल कर्तव्यों को स्टूडेंट्स के बीच में ज्यादा से ज्यादा इनकी व्याख्या की जानी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इनको पढ़ाया जाना चाहिए। इसके लिए वर्मा समिति बनाई थी। सेकंड जैसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने ना 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी। 8 मूल कर्तव्य की सिफारिश की थी। इसमें से इसने दो और बताई थी। एक तो इसने टैक्स देना, कर अदायगी की बात की थी, और दूसरा इसने जुर्माने की बात की थी कि इसने बोला था कि जो जुर्माना, कि यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, कोई भी नागरिक इनका उल्लंघन करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए, ये बात की थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। दूसरा इसने कहा था जो टैक्स देना, कर देना भी प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य होना चाहिए। तो इन दोनों सिफारिशों को तत्कालीन जो कांग्रेस सरकार थी उसने स्वीकार नहीं किया। उसने तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 मूल कर्तव्यों को लागू किया था। तो इस तरह से सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कर अदायगी को मूल कर्तव्य होने की सिफारिश दी थी। तो ये भी हमारा करेक्ट हो गया। कौन से कथन सही है? दोनों सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के में जैसा कि समरसता तथा सम्मान, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण के मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में उल्लेखित है, शब्दों का सही क्रम में निम्नांकित में से कौन सा है? तो हमने जो हमारे ये अनुच्छेद 51 के में जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, इसमें जो कैक है, गैघन है, ये है ना,
ये 5वें नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे? 5वें नंबर पे, या फिर ऑप्शन ई। इसमें हमने पढ़ा था कि जो त्याग करें महिला सम्मान विरोधी प्रथाओं का, जो महिलाओं के सम्मान के विरोध में जो प्रथाएं हैं, जैसे सती प्रथा हो गई, या फिर और भी जैसे डाकन प्रथा हो गई, और भी जैसे महिलाओं के विरोध में जो भी प्रथाएं हैं पहले की, जैसे विधवाओं को घर में प्रवेश नहीं दिया जाता था, उनके ऊपर बहुत सारे बाउंडेशंस लगाए जाते थे, तो उन सभी का त्याग करने की बात की गई है इसमें। 5वां जो ये मूल कर्तव्य है, इसके अतिरिक्त इसमें बात की गई है कि भाई निर्माण करें किसका? जो समान भ्रातृत्व की भावना है, भाईचारे को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना है। किसका? समान भ्रातृत्व की भावना का, समान भ्रातृत्व की जो भावना है, भाईचारा है, उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना है। लेकिन इसमें ये 4 आधार बताए थे, 4 आधार जिनके आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो 4 आधार थे: धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग। धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग। धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग। इनको हमने CRL से भी याद किया था, सीरियल से। क्लास, रिलीजन और रीजन, रिलीजन और रीजन, और L से है लैंग्वेज, तो इस टाइप से हमने ये 4 आधार बताए थे। और ये 4 जो आधार है ना, ये एग्जाम्स में सेम टू सेम ऐसे ही इनको पूछा जाता है, और चारों का क्रम भी हमें पता होना चाहिए, और इस टाइप से हमें इसको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार इसको पेपर्स में पूछा गया है। तो ये धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग, धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग, इस क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा गया है। जैसे जो भारत के संविधान के अनुच्छेद, ये इसमें समरसता और समान भ्रातृत्व की बात की गई है। ये है समरसता, ये क्या है? समरसता तथा समान भ्रातृत्व की भावना के निर्माण के मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में हमें इन चारों का क्रम बताना है कि भाई कौन से वो आधार है जिनके ऊपर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो वो है धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग। देखो इसमें इन चारों में क्रम बदल बदल के दिया हुआ है, तो इसमें आंसर आएगा हमारा बी, धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 16, भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों के प्रचालन के संबंध में भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया है? मूल कर्तव्यों के प्रचालन से समिति भारत से संबंधित भारत सरकार ने 1999 में 1999 में वर्मा समिति का गठन किया था। और इसके बारे में जो डिटेल्स है, हमने लास्ट हमारे जो इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व कराए थे उसमें हमने इसकी डिटेल देखी थी, और जो हमने जो प्रस्तावना का जो टॉपिक पढ़ा था उसमें भी हमने इसे अच्छे से कवर किया था। ये क्वेश्चन हो गया। फिर नेक्स्ट है भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों के विषय में जो कथन सही है वह है मूल फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में है ये क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है उल्लंघन पर संविधान द्वारा दंड की व्यवस्था। तो क्या जो हमारे मूल अधिकार है इनका उल्लंघन होता है तो क्या दंड की व्यवस्था है? तो इसमें है नहीं, ओरिजिनली तो कोई दंड की व्यवस्था है नहीं, लेकिन यदि संसद चाहे तो वो दंड की व्यवस्था कर सकती है। संसद चाहे तो किसी भी मूल कर्तव्य को कानून के माध्यम से, जैसे उसपे कोई भी कानून बना दिया उसके माध्यम से उसे लागू करवा सकती है और जुर्माना भी रख सकती है। तो लेकिन नॉर्मली तो है नहीं उल्लंघन पर संविधान द्वारा दंड की व्यवस्था, तो ये हो गया इनकरेक्ट। फिर उल्लंघन पर संसद द्वारा दंड की व्यवस्था संभव, तो ये हमारा सही है कि यदि संसद चाहे तो कानून बनाकर इनके उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था कर सकती है। तो ये हमारा करेक्ट हो गया। थर्ड है मौलिक अधिकारों के समान मौलिक। ये हमारे जो मौलिक अधिकारों के समान मौलिक नहीं है, क्योंकि मौलिक अधिकार तो संविधान निर्माताओं ने ही संविधान में ऐड कर दिए थे, और जबकि मूल कर्तव्य ही बाद में कांग्रेस सरकार ने 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में ऐड किए हैं। तो ये भी हो गया हमारा इनकरेक्ट। फोर्थ है क्रियान्वित करने की व्यवस्था संविधान के लेख द्वारा। तो इनको जो क्रियान्वित करने की व्यवस्था है ये भी संविधान के लेख द्वारा नहीं है, ये भी हो गया हमारा इनकरेक्ट। अब इसमें हमें सही बताना है, तो सही है हमारा बी ऑप्शन।
तो ये हो गया आंसर बी। अब है 18 हमारा क्वेश्चन, निम्नांकित में से सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं। तो हमारी जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी इसमें टोटल 12 सदस्य थे, 1 + 11, टोटल 12 सदस्य हो गए। एक तो अध्यक्ष हो गए सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह, और 11 अन्य सदस्य हो गए। इनमें से हमें कुछ महत्वपूर्ण सदस्य उनको याद रखना है, जैसे रजनी पटेल, और एक मुस्लिम सदस्य है सैयद मोहम्मद। तो ये इसमें कुछ खास सदस्य हैं। जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है इसमें 12 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष और 11 सदस्य। सरदार स्वर्ण सिंह इसके अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त जो रजनी पटेल है ना, एकमात्र इसमें महिला सदस्य है स्वर्ण सिंह समिति में। इसके अतिरिक्त जो सैयद मोहम्मद खान है ये इसमें एकमात्र मुस्लिम सदस्य है। इसके अतिरिक्त जैसे AR अंतुले और भी बहुत सारे हैं, बचे हुए जो 10 हैं, 10 नहीं अब 9 बच गए। तो ये एक बार RS के एग्जाम में लास्ट ईयर्स में ये क्वेश्चन पूछा था। तो आप इसे, हमने जो ये टॉपिक था ना, इसमें इन सभी को 12 के 12 सदस्यों को बताया था, आप सभी उनको याद कर सकते हैं। तो निम्नांकित में से कौन सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे हैं? इसमें सदस्य पूछे हैं तो AR अंतुले, AS रे, वसंत साठे, VN गाडगिल, ये चारों इसके सदस्य हैं। तो इसमें आंसर आएगा 1, 2, 3, 4। अब नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जैसे मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है या ये गैर न्यायोचित है। तो इस पर हम कई बार डिस्कस कर चुके। जो मूल कर्तव्य है ये केवल नागरिकों के लिए है, और जो मूल अधिकार है वो नागरिकों के लिए भी है और विदेशियों के लिए है। जैसे उसमें से जो कुछ मूल अधिकार फिक्स है जो कि केवल भारतीयों के लिए है, बाकी सभी भारतीय और विदेशी सबके लिए है। तो मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, ये करेक्ट है। मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित है, अर्थात इनके उल्लंघन पर इन्हें लागू नहीं करवाया जा सकता। ये बात हमने काफी बार डिस्कस कर लिया। अब आप इसे एकदम कहीं पर भी क्वेश्चन में आ जाए तो आपको एकदम करेक्ट करना है इसे। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, इसमें आंसर आ जाएगा सी। इस टाइप से हमने हमारे जो ये लास्ट जो 4-5 चैप्टर्स थे इनके क्वेश्चन आंसर्स देखे हैं। आप इन और जो एग्जाम में देखना, इन सभी ये हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इन क्वेश्चंस में ही से ही आपके कोई ना कोई क्वेश्चंस आ जाएंगे, और इनको अच्छे से सॉल्व करना, देखना इन क्लासों को, इनसे रिलेटेड जो भी क्लासेज है उनको भी अच्छे से देखना, क्योंकि इससे हमारा कहीं ना कहीं जो संविधान के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और हमारे क्वेश्चन भी सही हो जाएंगे। तो अगर आपको ये क्लासेज अच्छी लगे और आप चाहते हो कि हम इन्हें कंटिन्यू करें तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ेगा और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी क्लासेज लेके आएंगे, और भी अच्छे से नए कुछ क्वेश्चंस को और भी हम आपके लिए लेके आएंगे, और भी सेशंस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।